हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशंस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो टुडे वी आर डिस्कस सब्जेक्ट कोड BECC 107, दैट इज स्टैटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स। सो अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं करा है तो आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को भी परचेज कर सकते हो, जहाँ पर हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कराए हैं जो आपके इस सब्जेक्ट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। इसमें हमने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी ऐड किए हैं। तो अगर आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को अच्छे से कवर करके जाते हो तो आप अपने आने वाले एग्जाम में 90+ तक मार्क्स स्कोर कर सकते हो। हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली गूगल पे जाना है, वहाँ पे आपको shop.hindustannowledge.com सर्च करना है। उसके बाद आप हमारे वेबसाइट पे चले जाओगे, जो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च कोड्स पे जाना है और इस पर अपना जो सब्जेक्ट कोड है वो आपको सर्च करना है, दैट इज BECC 107। और उसके बाद आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा, जिसको आप आसानी से यहाँ से परचेज कर सकते हो। अगर आपको हमारे वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी परेशानी होती है, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी हमसे गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। हमारा नंबर है 9580023321। और इस तरह से आप गेस्ट पेपर से अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हो और एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, वापस अपने आज के सेशन के ऊपर आते हैं। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब कर दें, जहाँ पर हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन लाते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो उसे ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको एग्जाम से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है जिसको हम देखने वाले हैं, दैट इज़ व्हाट आर द डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एस्टिमेटर। सो पहले समझना होगा एस्टिमेटर क्या होता है, ठीक है। तो क्या इनके प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ठीक है। सो इन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एन एस्टिमेटर इज अ रूल और फॉर्मूला used to estimate the value of an unknown population parameters such as mean, variance or regression coefficients based on sample data. So ये इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के अंदर होता है और ये एक रूल होता है या फिर फॉर्मूला होता है जिसका यूज करके हम एस्टिमेट लगाते हैं किसी भी अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर को, जैसे कि उसके मीन को, वेरिएंस को या फिर रिग्रेशन कोफिशिएंट को, किसी भी सैम्पल डेटा का। अ गुड एस्टिमेटर शुड पोजेस सर्टेन डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज टू इंश्योर दैट द एस्टिमेट्स आर रिलायबल एंड एक्यूरेट। तो एक अच्छा एस्टिमेटर वही होता है जो हमेशा आपको एक रिलायबल और एक्यूरेट एस्टिमेट्स लगा करके किसी भी चीज़ का देता है, ठीक है। अब इसके कुछ यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ को एक करके समझते हैं। फर्स्ट इज द अनबायस्डनेस। An estimator is said to be unbiased if, on average, it gives the true value of a parameter being estimated. In other words, the expected value of the estimator is equal to the actual population parameter. So एक estimator को unbiased होना चाहिए और यहाँ पे इसको इसलिए कहा जाता है, और वो कब होगा unbiased, जब वो जो अपना एवरेज जो बताता है वो ट्रू वैल्यू के पैरामीटर के मतलब लगभग आसपास होता है, ठीक है। अगर हम दूसरे शब्दों में समझे तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है एस्टिमेटर का वो इक्वल होना चाहिए वहाँ के एक्चुअल पॉपुलेशन पैरामीटर के, ठीक है। अब एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं तो देखो क्या होता है। इफ़ वी रिपीटेडली टेक सैम्पल्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन एंड कैलकुलेट द सैम्पल मीन, द एवरेज ऑफ ऑल दोज सैम्पल्स मीन शुड इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन। सो अगर हम किसी भी एक पॉपुलेशन से कोई एक सैम्पल को हम ले रहे हैं बार बार और उसका हम सैम्पल मीन निकाल रहे हैं, तो जो उसका एवरेज निकलना चाहिए सारे सैम्पल मीन का वो इक्वल होना चाहिए पॉपुलेशन मीन के। जैसे कि जो अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा वो डज नॉट सिमेट्रिकली ओवर एस्टिमेट और अंडर एस्टिमेट द ट्रू वैल्यू। वो कभी भी ना ही ओवर एस्टिमेट जाएगा और ना ही अंडर एस्टिमेट जाएगा वहाँ के जो ट्रू वैल्यू आ रहे हैं उससे, ठीक है। तो उसको उसके लगभग ट्रू वैल्यू के बराबर ही उसका आना चाहिए, ठीक है। Second is the consistency. A consistent estimator become more accurate as the sample size increase. एक consistent estimator वही होता है जो बहुत क्या कहता है accurate, ठीक है, बहुत अच्छे से accurately वो अपना वैल्यू देता है अगर सैम्पल साइज बढ़ता है तब भी। As we collect more and more data, the estimated value gets closer to the true population parameter. और जैसे जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करने लगते हैं डेटा, तो जो एक एस्टिमेटेड वैल्यू होता है वो ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर के नज़दीक जाने लगता है, ठीक है।
This property is very important in economics because larger samples generally provide more information about the population. और ये जो प्रॉपर्टी है कंसिस्टेंसी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर, क्योंकि जितना बड़ा हमारा सैंपल होगा उतना अच्छा, उतना ज़्यादा हमको जानकारी मिलेगा वहाँ के पॉपुलेशन के बारे में. A consistent estimator ensure that estimation errors become smaller when more observations are available. तो और एक कंसिस्टेंट एस्टिमेटर जो है ये पक्का करता है कि जो एस्टिमेशन एरर है वो बहुत कम हो जाएगा या फिर नहीं के बराबर हो जाएगा जब हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस अवेलेबल होंगे. नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी इज एफिशिएंसी. Among all unbiased estimators, the most efficient estimator is the one with the smallest variance. So अगर बहुत सारे अनबायस्ड एस्टिमेटर हैं उसमें से भी सबसे इफ़िशिएंट एस्टिमेटर वही होता है जो सबसे कम वेरिएंस करता है. A smaller variance means the estimates are clustered more closely around the true value. तो जितना कम वेरिएंस होगा उतना ज़्यादा वो क्या होगा, ट्रू वैल्यू के क्लोज होगा. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. An efficient estimator produces more precise results and reduces uncertainty. अगर एक efficient estimator होगा तो वो क्या करेगा, बहुत ही precise result देगा, बहुत ही मतलब एकदम नियरली, ठीक है, नियरली ट्रू वैल्यू. ठीक है, और वो अनसर्टेनिटी वहाँ पे बहुत कम देखने को मिलता है. Economists prefer efficient estimators because they make better use of the available data. और इकोनॉमिस्ट जो होते हैं हमारे वो ज़्यादा इफ़िशिएंट एस्टिमेटर को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि वो जितने भी अवेलेबल डेटा होता है उससे सबसे बेटर उसका इस्तेमाल वो कर पाते हैं. नेक्स्ट इज सफिशिएंसी. एन एस्टिमेटर इज सफिशिएंट इफ़ इट यूजेज all the relevant informations contained in the sample about the parameter being estimated. एक एस्टिमेटर जो होता है वो सफिशिएंट तब कहलाता है जब वो सारे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो उसको दिए गए हैं उसका वो इस्तेमाल करके अच्छे से उसका एस्टिमेट लगा करके बताए. अ सफिशिएंट एस्टिमेटर extracts the maximum possible information from the data and avoids wasting useful of information. एक सफिशिएंट एस्टिमेटर जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ से कलेक्ट करता है अपने गिवन डेटा से, और जो भी वेस्टिंग होता है इन्फॉर्मेशन का उसको वो अवॉइड करता है. दिस लीड्स टू बेटर एंड मोर रिलायबल एस्टिमेट्स, जिसकी वजह से हमको एक बेटर और रिलायबल एस्टिमेट्स देखने को मिलता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मिनिमम मीन स्क्वायर एरर्स, दैट इज MSE. अ गुड एस्टिमेटर शुड हैव अ लो मीन स्क्वायर एरर्स. MSE measures the average squared differences between the estimated value and the true value. So एक गुड एस्टिमेटर वही होता है जिसका बहुत मतलब लो होना चाहिए मीन स्क्वायर एरर, यानी एरर देखने को ना मिले. सो अगर MSE जो है वो कहीं ना कहीं मेजर करता है जो एवरेज स्क्वायर डिफरेंस है किसके बीच में, जो हमने एस्टिमेट किया था वैल्यू और जो ट्रू वैल्यू था उस दोनों के बीच के डिफरेंस का ये स्क्वायर करता है. ठीक है, एवरेज स्क्वायर देता है. An estimator with a lower MSE is preferred because it provides estimates that are closer to the actual parameter value. So एक एस्टिमेटर का लोअर MSE होना चाहिए, उसको प्रेफर किया जाना चाहिए क्योंकि वो प्रोवाइड करते हैं एस्टिमेट्स जो बहुत ज़्यादा क्लोजर होते हैं एक्चुअल पैरामीटर वैल्यू के. ठीक है, जो एक्चुअल पैरामीटर वैल्यू है उसके बहुत ही वो क्लोज अपना एस्टिमेट्स देते हैं. MSE टेक्स into account both bias and variance, और MSE जो है यहाँ पे दोनों bias और variance दोनों अकाउंट्स को देखते हैं. कंक्लूजन में हम बताएंगे द मेन डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एस्टिमेटर आर अनबायसनेस, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी, सफिशिएंसी एंड मिनिमम मीन स्क्वायर एरर. तो जो डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ होने चाहिए किसी भी एस्टिमेटर का उसमें हमको अनबायसनेस दिखना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, एफिशिएंसी, सफिशिएंसी और मिनिमम मीन स्क्वायर एरर होना चाहिए. These properties help economists and researchers obtain accurate, reliable and precise estimates from sample data. और ये सारे प्रॉपर्टीज़ मिलकर के किसी भी इकोनॉमिस्ट या फिर रिसर्चर्स को हेल्प करते हैं कि वो बहुत ही एक्यूरेट, रिलायबल और प्रिसाइज एस्टिमेट्स बता सकें अपने सैम्पल डेटा से. An estimator possessing these qualities is considered a good estimator and is widely used in economic analysis, forecasting and policy making. और एक एस्टिमेटर जो ये सारी क्वालिटी जिसके अंदर होते हैं वो एक गुड एस्टिमेटर कहलाते हैं और उनका इस्तेमाल किया जाता है इकोनॉमिक एनालिसिस में, फोरकास्टिंग में और पॉलिसी मेकिंग में. तो इस तरह से हमने देखें कि एक गुड एस्टिमेटर के क्या प्रॉपर्टीज़ होने चाहिए. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं दैट इज़ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, हाउ इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. सो यहाँ पे दो तरह के सैम्पलिंग हैं, दैट इज़ द रैंडम सैम्पलिंग
सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी हम समझेंगे। सो पहले देखते हैं कि सैम्पलिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेथड इन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मेथड है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, आइटम्स और ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन फॉर स्टडी। इसमें हम क्या करते हैं, एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है, एक छोटा सा पार्ट हम यूज़ करते हैं, ठीक है, चाहे वो पीपल का ग्रुप हो, आइटम्स का हो या फिर ऑब्जर्वेशंस का हो, एक किसी लार्ज पॉपुलेशन में से एक छोटे से हिस्से का हम लेकर के यूज करके हम उसको स्टडी करते हैं। Since it is often difficult, costly and time consuming to collect information from every member of the population, researchers use sampling to draw conclusions about the whole population। चूँकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफ़िकल्ट होगा और कॉस्टली भी होगा सभी से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, पूरे होल मेंबर ऑफ पॉपुलेशन से, तो इसीलिए क्या किया जाता है, जो रिसर्चर्स होते हैं वो एक छोटा सा सैंपल लेके उससे सारे कंक्लूजन्स निकाल देते हैं पूरे पॉपुलेशन का। दैट इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग, ठीक है। अब इसके क्या टाइप्स होते हैं वो समझते हैं। Types of sampling. Sampling methods are broadly divided into two categories. So the first is probability sampling. In probability sampling, every unit of population has a known chance of being selected. ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर हम देखें तो यहाँ पे जितने भी यूनिट होते हैं पॉपुलेशन के अंदर जो भी हैं उन सब के पास एक नोन चांस होता है कि वो सिलेक्ट हो सकते हैं। इसके अंदर जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं। फर्स्ट इज द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। एवरी मेंबर हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। इसमें सभी मेंबर के पास इक्वल चांस है कि कोई भी सिलेक्ट हो सकता है उस सैम्पलिंग के अंदर। सेकेंड इज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रुप्स, दैट इज स्ट्रेटा, एंड सैम्पल्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप। यहाँ पे क्या होते हैं, अब पॉपुलेशन जो है उसको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और उसमें से हर एक ग्रुप में से किसी को सिलेक्ट किया जा रहा है। थर्ड इज द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। एवरी nth यूनिट इज सिलेक्टेड फ्रॉम चूजिंग अ रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसमें कोई भी एक nth यूनिट जो है उसको चूज किया जा रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से रैंडमली, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लस्टर सैम्पलिंग। द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड The population is divided into clusters and some clusters are selected randomly for study। यहाँ पे population को clusters में बांटा गया है और उसके बाद कुछ clusters को यूज किया जाता है स्टडी के लिए, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स थे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के। अब सेकेंड इज द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो इसमें देखते हैं क्या होते हैं। इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग द चांस ऑफ सिलेक्शन इज नॉट नोन। सॉरी गाइस। सो हाँ, तो जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है इसमें हम क्या बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो चांस होता है सिलेक्शन का वो नोन नहीं होता है, ठीक है। और इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं जो देखते हैं। फर्स्ट इज द कन्वीनियंस सैम्पलिंग। सैम्पल्स आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन ईज ऑफ एक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी आसानी हो सके उसको एक्सेस करने पे उसके आधार पे यहाँ पे सैम्पलिंग को सिलेक्ट किया जाता है। सेकेंड इज जजमेंट सैम्पलिंग। द रिसर्चर्स सिलेक्ट्स यूनिट बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट। यहाँ पे जो रिसर्चर्स होते हैं वो अपने पर्सनल जजमेंट के हिसाब से यूनिट्स को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज द कोटा सब सैम्पलिंग। सैम्पल्स आर सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड कोटाज। तो यहाँ पे कुछ कोटाज होते हैं जो फिक्स होते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे सैम्पल्स को सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज स्नोबॉल सैम्पलिंग। एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स हेल्प आइडेंटिफाई न्यू पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग यानी पहले से जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं वो मदद करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं जिसको हमको लेना होगा, ठीक है, सैम्पलिंग के रूप में। सो ये सारे दोनों टाइप्स थे जिसके अंदर हमको अलग अलग टाइप्स देखने को मिले। अब हम यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पे इसके कुछ बेसिक्स हैं जिसके आधार पे हम देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पे अलग अलग सैम्पलिंग है, उनके क्या क्या टाइप्स एंड डिफरेंसेस। फर्स्ट इज द मीनिंग। अगर हम मीनिंग देखें तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब होता है ये सैम्पल्स आर सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द इंटायर पॉपुलेशन। पूरे पॉपुलेशन में से जो सैम्पल है उसको रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है। पॉपुलेशन इज फर्स्ट डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड देन सैम्पल्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप्स। लेकिन इसमें क्या होता है, पॉपुलेशंस को अलग अलग जैसे कि हम बताएं ग्रुप्स में बांटा जाता है और फिर हर एक ग्रुप से सैम्पल्स को सिलेक्ट किया जाता है। अगर पॉपुलेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, ट्रीट्स द पॉपुलेशन एज वन होमोजीनियस ग्रुप। इसमें पूरे पॉपुलेशन को एक होमोजीनियस ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाता है। बट अगर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में देखें तो यहाँ पे रिकॉग्नाइज दैट द पॉपुलेशन में कंटेन डिफरेंट कैटेगरीज। यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो पॉपुलेशन है उसमें अलग अलग कैटेगरीज के लोग बटे हुए हैं, जैसे कि हम बताया भी कि यहाँ पे ग्रुप्स में बांटे रहते हैं। नेक्स्ट इज द सिलेक्शन मेथड। सिलेक्शन मेथड कैसा होता है, तो जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है इसमें
एवरी यूनिट हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन डायरेक्टली। यहाँ पे हर एक जो लोग हैं उन सब के पास इक्वल चांस है कि वो डायरेक्टली सिलेक्ट हो सकते हैं, बट यहाँ पे रैंडम सिलेक्शन होता है और ये अलग अलग स्ट्रैटम से अलग अलग ग्रुप से होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन। सम ग्रुप्स में बी अंडर रिप्रेजेंटेड, सॉरी हाँ, यहाँ पे कुछ ग्रुप जो होते हैं वो अंडर रिप्रेजेंटेड होते हैं, यानी कि उनको मौका नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर हर एक ग्रुप्स को मौका मिलता है रिप्रेजेंटेशन करने का, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों डिफरेंसेस हो गए, और जो कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। एक्यूरेसी की बात करें तो जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होगा वो लेस एक्यूरेट रहेगा जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगा, डाइवर्स होगा, ठीक है। लेकिन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या होगा, मोर एक्यूरेट हो जाएगा जब पॉपुलेशन जो होगा वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर होगा। तो यहाँ पर जो बहुत अगर डाइवर्स है पॉपुलेशन तो यहाँ पे ये बहुत लेस एक्यूरेट करेगा, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पे ग्रुप्स में बटे हुए हैं तो यहाँ पे डाइवर्सिटी आने के बाद या फिर बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस होने के बावजूद यहाँ पे हमको एक्यूरेटली हमको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल से अगर बात करें तो सिलेक्टिंग 100 स्टूडेंट्स रैंडमली फ्रॉम यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी से 100 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहलाएगा। लेकिन डिवाइडिंग स्टूडेंट्स इनटू आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स ग्रुप्स एंड सेलेक्टिंग सैम्पल्स फ्रॉम ईच ग्रुप, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। यानी कि हमने यूनिवर्सिटी के बच्चों को पहले तो डिवाइड कर दिया कि ये आर्ट्स के हैं, ये साइंस के हैं और ये कॉमर्स के हैं, उसके बाद इनमें से हम किसी को रैंडमली चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से चूज करना ये बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव हो गया, तो ये हो गया स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का। तो इस तरह से हमने देखे दोनों के क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों के क्या बेनिफिट्स हैं, दोनों अपने अपने जगह पे यूजफुल हैं, ठीक है। अब हम कंक्लूजन में बताएंगे, सैम्पलिंग हेल्प्स इकोनॉमिस्ट्स एंड रिसर्चर्स कलेक्ट इन्फॉर्मेशंस इफिशिएंटली। द टू मेजर टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग आर प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो यहाँ पे सैम्पलिंग जो होता है वो इकोनॉमिस्ट और रिसर्चर्स को मदद करते हैं इन्फॉर्मेशंस को अच्छे से कलेक्ट करने में। और ये जो दो मेजर टाइप्स होते हैं सैम्पलिंग के, उसमें एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज ईजी एंड गिव्स एवरी यूनिट एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की बात करें तो ये काफ़ी आसान होता है और हर एक यूनिट को यहाँ पे चांस होता है अपने सिलेक्शन का। जबकि अगर हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की बात करें तो ये पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं ग्रुप्स में और पक्का करते हैं कि सभी ग्रुप से एक रिप्रेजेंटेड किया जाए सैंपल्स को, ठीक है। देयरफॉर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज ऑफन प्रेफर्ड व्हेन द पॉपुलेशन इज डाइवर्स एंड कंटेन्स डिफरेंट कैटेगरीज। तो इसीलिए जब हमारा पॉपुलेशन बहुत डाइवर्स होता है और वहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज अलग अलग होते हैं तब हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि क्या होता है सैम्पलिंग, कैसे इसके टाइप्स होते हैं और क्या डिफरेंसेस होते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज व्हाट इज मीन्ड बाय इंटरवल एस्टिमेशन। Explain the two methods of interval estimations. What are the properties of a good estimator? तो यहाँ पे इंटरवल एस्टिमेटर का मतलब क्या होता है, इसके दो मेथड्स को बताना है और एक गुड एस्टिमेटर के प्रॉपर्टीज़ को भी बताना है। सो इन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इंटरवल estimation means estimating a population parameter such as population mean, proportion or variance by giving a range of values इंस्टीड ऑफ ए सिंगल वैल्यू। तो यहाँ पे इंटरवल जैसे हम जानते हैं ना, जैसे स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं 10 to 20, ठीक है। तो ये एक इंटरवल हो गया, ठीक है, जहाँ पे 10 का ये गैप है, ठीक है। ये हो गया अपर, ये हो गया लोअर, ठीक है। तो इस तरह से एक इंटरवल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, लिमिट, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे इंटरवल एस्टिमेशन के अंदर क्या होता है इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के अंदर, कि ये एक एस्टिमेशन देते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर का, चाहे उसमें पॉपुलेशन मीन हो, प्रोपोर्शन हो या फिर वेरिएंस हो, और ये एक रेंज देते हैं, ठीक है, रेंज देते हैं वैल्यू का। किसी सिंगल वैल्यू की जगह पे ये क्या करते हैं, एक रेंज देते हैं 10 to 20, 20 to 40, इस तरह से एक रेंज देते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस रेंज इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल। इसी रेंज को एक कॉन्फिडेंस इंटरवल भी कहा जाता है। इट शोज द लिमिट्स विद इन विच द ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर इज लाइकली टू लाई। ये एक तरह का लिमिट देते हैं, जैसा कि मैंने बताया अपर लिमिट, लोअर लिमिट, और उसके अंदर ही पॉपुलेशन पैरामीटर का जो ट्रू वैल्यू होगा वो रहेगा, ठीक है। ये बताते हैं, जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, इफ़ एन एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए सैम्पल ऑफ हाउस होल्ड इज एस्टिमेटेड टू with 30,000, instead of saying the population average income is exactly 30,000, we may say it lies between 28,000 to 32,000 with 95% confidence, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगर मान लेते हैं किसी घर का, ठीक है, मंथली इनकम जो एवरेज है वो एक किसी घर का लगभग 30,000 है, ठीक है। तो हमने उसको 30,000 नहीं बता करके हमने उसको जो पैरामीटर जब चेक किया तो हमने उसको क्या दे दिया कि यहाँ पे जो इसका वैल्यू होगा वो 28,000 से
32,000 के बीच में होगा। और यहाँ पे 95% कॉन्फिडेंस के साथ हमने ये बता दिया। तो ये क्या हो गया, एक रेंज हो गया कि इसके अंदर ही ये लाई करेगा। जैसे कि आप देख सकते हो 28,000 और 32,000 के बीच में आता है 30,000, तो ये इसके बीच का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस हो गया 95% कॉन्फिडेंस के साथ। दिस प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन एंड रिलायबिलिटी दैन अ सिंगल एस्टिमेट। तो ये हमको ज़्यादा जानकारी देता है और ज़्यादा रिलायबल भी है किसी सिंगल एस्टिमेशन से, ठीक है। दस interval estimation helps economists and researchers measure the uncertainty associated with sample estimates and make better decisions। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो इंटरवल एस्टिमेशन है वो मदद करता है इकोनॉमिस्ट और रिसर्चर्स को कि वो जो अनसर्टेनिटी एसोसिएशंस है सैम्पल एस्टिमेशन के साथ उसको ख़त्म करता है और बेहतर हमको डिसीजंस लेने में मदद करता है, ठीक है। अब क्या इसके मेथड्स हैं उसको समझते हैं। 2 मेन मेथड्स ऑफ इंटरवल एस्टिमेशंस आर। तो यहाँ पे जो 2 मेन मेथड्स हैं इंटरवल एस्टिमेशंस का उसको हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल मेथड। सो दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड, सबसे ज़्यादा यूज करने वाला यही मेथड है। इन दिस मेथड अ रेंज इज कंस्ट्रक्टेड अराउंड अ सैम्पल स्टैटिस्टिक्स एंड अ कॉन्फिडेंस लेवल इज अटैच्ड टू इट। तो यहाँ पे एक रेंज जो है वो बनाया जाता है सैम्पल स्टैटिस्टिक्स के इर्द गिर्द में, ठीक है, उसी के चारों तरफ बनाया जाता है और कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो उससे अटैच्ड होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल्स मीन्स दैट इफ many samples are drawn from the sample population, about 95% of intervals formed would contain the true population parameter। मतलब समझो इसको ध्यान से, कह रहा है कि 95% अगर कॉन्फिडेंस है तो इसका मतलब कि अगर जो मेरे पास पूरे सैम्पल्स हैं, ठीक है, जो मैंने बना करके दिए हैं, ठीक है, अगर उसमें से कोई भी सैम्पल्स को हम लिए, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो सैंपल्स हम लेंगे वो सारे 95% उसी इंटरवल के बीच के अंदर होंगे, ठीक है। यानी 5% हो सकता है कि वो उसके अंदर नहीं हो, बट सारे के सारे वो 95% कन्फर्म जो होंगे वो उसी के अंदर के होंगे जो ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर को दिखाएंगे, ठीक है। द कॉन्फिडेंस इंटरवल्स इज कैलकुलेटिंग यूजिंग, यहाँ पे जो हम कॉन्फिडेंस इंटरवल जो कैलकुलेट करते हैं उसके लिए क्या यूज करते हैं, एक सैम्पल एस्टिमेट निकालते हैं, स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल देते हैं जो 90, 95 और 99% के बीच में होता है। दिस मेथड इज़ वाइडली यूज इन इकोनॉमिक सर्वेज, मार्केट रिसर्च एंड इनकम स्टडीज। और यही जो मेथड है इसका इस्तेमाल किया जाता है चाहे कोई इकोनॉमिक का सर्वे होता है, मार्केट रिसर्च होता है या फिर इनकम स्टडी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज द फिड्यूशियल इंटरवल मेथड। सो द फिड्यूशियल इंटरवल मेथड वाज डेवलप्ड बाय द स्टैटिस्टिशियन रोनाल्ड ए फिशर। तो यहाँ पे जो हमारे स्टैटिस्टिशियन थे रोनाल्ड ए फिशर, उनके द्वारा डेवलप किया गया था ये मेथड, जिसका नाम था फिड्यूशियल इंटरवल मेथड। इट इज़ यूज टू एस्टिमेट अ रेंज फॉर एन अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर विदाउट रिलाइंग इंटायरली ऑन प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट्स अबाउट रिपीटेड सैम्पलिंग। तो ये जो था इसमें यूज़ किया जाता है एक एस्टिमेट रेंज किसी अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर का बिना किसी प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट्स के ऊपर रिलाई किए हुए, ठीक है, कि कोई रिपीटेड सैम्पलिंग है उसके ऊपर हम रिलाई कर रहे हैं, ऐसा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। इन दिस मेथड द ऑब्जर्व्ड सैम्पल डेटा आर यूज्ड टू डिराइव लिमिट्स विद इन विच द पैरामीटर इज एक्सपेक्टेड टू लाई। तो इस मेथड के अंदर क्या होता है, जो हमारे पास ऑब्जर्व्ड सैम्पल डेटा होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है और उसी पे लिमिट निकाला जाता है कि जो पैरामीटर जो हमारा होगा वो कहाँ पर लाई करेगा, कहाँ पर वो एक्सपेक्ट करेगा कि वो होगा, ठीक है। ऑल्दो इम्पॉर्टेंट in statistical theory it is less commonly used than confidence interval method। और अगर हम स्टैटिकल थ्योरी की बात करें तो वहाँ पर इसको उतना ज़्यादा महत्व नहीं मिलता है या फिर उतना ज़्यादा ये यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल मेथड के कंपैरिजन में। तो ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल मेथड ही है, ठीक है। अब एक गुड एस्टिमेटर का क्या प्रॉपर्टीज होता है वो हम समझते हैं यहाँ पे। सो ए गुड एस्टिमेटर शुड पोजेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज एक एक करके दिए हुए हैं जिसको हम देखेंगे। फर्स्ट इज द अनबायस्डनेस। An estimator is unbiased if its expected value is equal to the true population parameter। एक एस्टिमेटर जो होगा वो अनबायस्ड होगा अगर उसका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो बराबर होगा ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर के। इट शुड नाइदर ओवर एस्टिमेट नॉर अंडर एस्टिमेट ऑन एवरेज। और वो एवरेज में कभी भी ना ही ओवर एस्टिमेट होना चाहिए ना ही वो अंडर एस्टिमेट होना चाहिए, ठीक है। यानी जो उसका एस्टिमेट होना चाहिए वो कभी भी ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। Second is the consistency. A consistent estimator become closer to the true population's value as the sample size increases। एक consistent estimator वही होता है जो हमेशा अपने true population value के close रहे, चाहे भले ही मेरा sample size कितना भी बढ़ क्यों न जाए, ठीक है। Next is the efficiency. An efficient estimator has the smallest variance among all unbiased estimators। तो एक जो efficient estimator वही होता है जहाँ पर क्या होगा कि वो अपने उसके जो भी एस्टिमेट्स हैं, जो भी वो
निकाल रहा है, ठीक है, उसमें ज़्यादा वेरिएंसेस नहीं होनी चाहिए, सबसे कम मतलब बहुत कम वेरिएंस होना चाहिए, ठीक है, अपने सारे अनबायस्ड एस्टिमेटर्स के बीच में, ठीक है। इट प्रोवाइड्स मोर प्रिसाइज एस्टिमेट्स, जो कि मोर प्रिसाइज एस्टिमेट्स हमको देता है। एंड नेक्स्ट इज द सफिशिएंसी। A sufficient estimator uses all the relevant information available in the sample regarding the parameter being estimated। तो एक जो सफिशिएंट एस्टिमेटर होता है वो इस्तेमाल करता है सारे जानकारियों को जो उसके पास उपलब्ध है, ठीक है, जो सैम्पल्स वो यूज कर रहा है अपने एस्टिमेट्स निकालने के लिए, ठीक है, तो वो सारी जानकारियों का इस्तेमाल अच्छे से करता है। नेक्स्ट इज द कंक्लूजन में हम बता देंगे, इंटरवल एस्टिमेशन प्रोवाइड्स अ रेंज within which the true population parameter is likely to lie। तो इंटरवल एस्टिमेशन क्या होता है, एक रेंज होता है जहाँ पर जो ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर होता है वो उसके बीच में लाई करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। द टू मेन मेथड्स आर द कॉन्फिडेंस इंटरवल मेथड एंड द फिड्यूशियल इंटरवल मेथड। यहाँ पे जो दो मेथड्स हमने देखे इंटरवल एस्टिमेशन के, उसमें एक था कॉन्फिडेंस इंटरवल मेथड, दूसरा था फिड्यूशियल इंटरवल मेथड। इन इकोनॉमिक्स इंटरवल एस्टिमेशन इज वाइडली यूज्ड बिकॉज इट गिव्स मोर रिलायबल इन्फॉर्मेशन दैन अ सिंगल एस्टिमेट्स। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पे इंटरवल एस्टिमेशन का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये ज़्यादा रिलायबल होता है जानकारी देने में सिंगल एस्टिमेट्स के कंपैरिजन में। अ गुड एस्टिमेटर शुड बी अनबायस्ड, कंसिस्टेंट, एफिशिएंट एंड सफिशिएंट, इंश्योरिंग एक्यूरेट एंड डिपेंडेबल स्टैटिकल एनालिस्ट। एक अच्छा एस्टिमेटर वही होता है जो अनबायस्ड हो, कंसिस्टेंट हो, एफिशिएंट हो और सफिशिएंट हो, और वो एक्यूरेट और डिपेंडेबल अपना स्टैटिकल एनालिसिस करे। Okay students, so the next question is describe the various methods of collection of primary data and secondary data। so the primary data and secondary data के collection का जो method होता है उसको हम यहाँ पे देखेंगे, डिस्कस करेंगे। इन इकोनॉमिक्स डेटा कलेक्शन इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर स्टडिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, मार्केट ट्रेंड्स, इनकम लेवल्स, एम्प्लॉयमेंट एंड कंज्यूमर बिहेवियर। तो अगर हम इकोनॉमिक्स के अंदर देखेंगे तो डेटा कलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी चीज़ को स्टडी करने में, चाहे वो इकोनॉमिक के प्रॉब्लम्स हो, मार्केट ट्रेंड हो, इनकम लेवल हो, एम्प्लॉयमेंट या फिर कंज्यूमर बिहेवियर ही क्यों ना हो। डेटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम टू मेन सोर्सेज, फर्स्ट इज द प्राइमरी डेटा एंड सेकेंड इज द सेकेंडरी डेटा। सो द फर्स्ट इज द प्राइमरी डेटा। हम देखेंगे प्राइमरी डेटा आर द ओरिजिनल डेटा कलेक्टेड बाय द रिसर्चर फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। द डेटा आर फ्रेश, एक्यूरेट एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्टडी। तो प्राइमरी डेटा क्या होता है, तो ये एक ओरिजिनल डेटा होता है जो रिसर्चर्स द्वारा कलेक्ट किया जाता है और सबसे पहली बार इसी को कलेक्ट किया जाता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए। इसमें डेटा जो होते हैं वो फ्रेश होते हैं, एक्यूरेट होते हैं और ये स्टडी के लिए डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। अब क्या मेथड्स होते हैं प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के वो देखेंगे। फर्स्ट इज द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। सो इन दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर पर्सनली कॉन्टैक्ट्स द रिस्पॉन्डेंट्स एंड कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन। तो इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो डायरेक्ट जाते हैं रिस्पॉन्डेंट्स के पास और वहाँ से अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एन इकोनॉमिस्ट में विजिट फार्मर्स टू कलेक्ट डेटा ऑन क्रॉप प्रोडक्शन। जैसे कोई इकोनॉमिस्ट है वो सीधे फार्मर के पास जाएगा, किसान के पास, और वहाँ से वो डेटा कलेक्ट करेंगे क्रॉप के प्रोडक्शन के बारे में। इसका एडवांटेज क्या है, एक्यूरेट होता है, रिलायबल डेटा होता है, कोई भी इसमें मतलब कि सारा चीज़ एक्यूरेटली मिल जाता है, ठीक है, जो वहाँ पे होगा वही वो बताएंगे, वही इनके पास डेटा आएगा। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है और कॉस्टली होता है। जैसे हमको वहाँ तक जाना पड़ा, ठीक है, तो इसमें टाइम भी लगा और ट्रैवलिंग का कॉस्ट भी, ये सब भी बहुत सारी चीज़ हो गई, ठीक है। सेकेंड इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। व्हेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज नॉट पॉसिबल, इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन सच एज नेबर्स, एक्सपर्ट्स और लोकल लीडर्स। अगर हमारे पास डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने के लिए कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होता है तो इन्फॉर्मेशन जो है वो हम किसी नॉलेजेबल पर्सन से लेते हैं, जैसे कि वहाँ के नेबर्स हो गए, कोई एक्सपर्ट हो गया या फिर कोई वहाँ का लोकल लीडर हो गया, ठीक है। इसके एडवांटेज हैं यूजफुल व्हेन रिस्पॉन्डेंट्स आर अनअवेलेबल। ये तब यूजफुल होता है जब वहाँ के रिस्पॉन्डेंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या होता है, इन्फॉर्मेशन में भी बायस्ड। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बायस्ड हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट उस रिस्पॉन्डेंट से नहीं डेटा ले रहे हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे जो भी हमारे जो नॉलेजेबल पर्सन में आ रहे हैं, नेबर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं या फिर लोकल लीडर्स हैं, वो अपने तरीके से डेटा को दें, ठीक है। तो यहाँ पे ये बायस्ड हो सकता है। थर्ड इज द इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंट्स। लोकल एजेंट्स और कॉरेस्पॉन्डेंट्स रेगुलरली कलेक्ट एंड सेंड इन्फॉर्मेशन टू द रिसर्चर्स और ऑर्गेनाइजेशंस। तो कहीं के लोकल एजेंट्स होते हैं या कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं, वो लगातार वहाँ की जानकारियाँ, इन्फॉर्मेशन जो है वो भेजते रहते हैं रिसर्चर्स और ऑर्गेनाइजेशंस के पास। इसका एडवांटेज है कि ये लार्ज एरिया को कवर करता है लो कॉस्ट पे, ठीक है, यानी कि बहुत जगह का अलग अलग जगहों का ये पूरा डेटा कलेक्ट करके एक साथ दे देता है, ठीक है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है,
एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन कॉरस्पॉन्डेंट्स। यहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डेंट्स हैं या जो एजेंट्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर एक्यूरेसी डिपेंड करता है कि वो सही एक्यूरेटली चीज़ों को बता रहा है कि नहीं बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज द मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड। अ सेट ऑफ क्वेश्चंस इज सेंट बाय पोस्ट, ईमेल्स और ऑनलाइन फॉर्म्स टू रिस्पॉन्डेंट्स हु फिल इट आउट एंड रिटर्न इट। यहाँ पे क्या करता है, क्वेश्चनरीज बनाए जाते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें उसको बाय पोस्ट, ईमेल या फिर ऑनलाइन फॉर्म्स के थ्रू रिस्पॉन्डेंट्स को भेजे जाते हैं और वो उसको फिल करके वापस रिटर्न करते हैं। इसका एडवांटेज है, इकोनॉमिकल है ये और सूटेबल है किसी भी लार्ज सर्वे के लिए। लेकिन डिसएडवांटेज है कि लो रिस्पॉन्स रेट है और मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चंस है। हो सकता है क्वेश्चंस कुछ पूछा जाए और उसको वो समझ में ना आए और उसके कुछ और आंसर्स वो भर के दे दें, ठीक है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट इज द शेड्यूल्ड मेथड। ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स आस्क क्वेश्चंस एंड फिल इन आंसर्स देमसेल्व्स। यहाँ पे क्या होता है, ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, वो क्वेश्चंस पूछते हैं और अपने तरीके से उसमें आंसर्स फिल करते हैं। इसका एडवांटेज है, हाई रिस्पांस रेट है, एक्यूरेट डेटा है, जो हम पूछेंगे वो हमको मिल जाएगा, रिस्पांस रेट अच्छा है, एक्यूरेट भी डेटा मिलता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपेंसिव है और इसके लिए एक ट्रेंड स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे इसके लिए आप जैसे देख सकते हो, सर्वे के लिए लोग जाते हैं, ठीक है, कहीं कहीं पूछने, वो सारे डेटा लेते हैं, ठीक है। तो ये सारा क्या होता है, एक ट्रेंड को स्टाफ चाहिए होता है और एक्सपेंसिव भी पड़ता है, ठीक है, उनको कुछ पेमेंट्स, ठीक है, देने पड़ते हैं। दूसरा जो मेथड है दैट इज़ द सेकेंडरी डेटा। इसमें क्या होता है, सेकेंडरी डेटा आर द डेटा दैट हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड बाय अदर पर्सन्स, ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट एजेंसीज। तो ये एक सेकेंडरी डेटा में क्या होता है, वैसे डेटा होते हैं जो कि पहले से ही कलेक्ट किया गया है और पब्लिश भी किया गया है, ठीक है, उसको जारी भी कर दिया गया है दूसरे किसी पर्सन द्वारा, किसी संगठन द्वारा या फिर किसी सरकारी संस्थान द्वारा, गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा, ठीक है। रिसर्चर्स यूज दिस डेटाज फॉर फर्दर एनालिसिस। और जो रिसर्चर्स होते हैं वो इन्हीं डेटा का इस्तेमाल करते हैं अपने एनालिसिस के लिए। अब यहाँ पर जो डेटा पहले से पब्लिश किया गया है, मान लेते हैं वहाँ पे हो सकता है कि कुछ एरर हो, ठीक है, तो जो रिसर्चर्स होते हैं वो इसी डेटा को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी उनके अंदर भी एरर्स आने की संभावना हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप पर्सनली जा करके जो वहाँ पे जिस पर्सन से आपको डेटा लेना था वहाँ से आप नहीं लिए, आपने किसी दूसरे के पब्लिश किए हुए डेटा को यूज़ किया, दैट इज़ द सेकेंडरी डेटा, ठीक है। अब इसके जो मेथड्स होते हैं उसको हम समझते हैं कि करके। फर्स्ट इज द गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। डेटा पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सच एज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सेंसस रिपोर्ट एंड इकोनॉमिक सर्वे। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स द्वारा जो डेटा जारी किए जाते हैं, जैसे कि या फिर कोई मिनिस्ट्री होगा स्टैटिस्टिक्स के अंदर, कोई सेंसस रिपोर्ट आता है या फिर कोई इकोनॉमिक सर्वे होता है उसके तहत। सेकेंड इज रिपोर्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन होते हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गए, ये सब इकोनॉमिक एंड स्टैटिक्स डेटा देते हैं, जैसे कि रैंक्स निकालते हैं, ठीक है, इंडेक्स निकालते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो डेटा देते हैं इसके हम यूज कर लेते हैं रिसर्चर्स, ठीक है। थर्ड इज द रिसर्च रिपोर्ट्स एंड बुक्स। डेटा कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम रिसर्च स्टडीज़, जर्नल्स, बुक्स एंड एकेडमिक पब्लिकेशंस। तो यहाँ पे डेटा जो है वो यूज किया जाता है रिसर्च स्टडीज़ से, जर्नल से, बुक्स का इस्तेमाल करके या फिर एकेडमिक पब्लिकेशन से। तो यहाँ से डेटा को कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज द न्यूज़ पेपर्स एंड मैगजीन्स। इकोनॉमिक न्यूज़, मार्केट रिपोर्ट्स एंड बिजनेस मैगजीन्स प्रोवाइड्स यूजफुल सेकेंडरी इन्फॉर्मेशंस। तो इकोनॉमिक न्यूज़ हो गया, मार्केट के रिपोर्ट्स हो गए या फिर बिजनेस मैगजीन्स हो गए, यहाँ से जो हम डेटा यूज करते हैं दैट इज द सेकेंडरी यूजफुल इन्फॉर्मेशंस, ठीक है। तो ये सेकेंडरी डेटा हो गए। एंड नेक्स्ट इज द वेबसाइट एंड ऑनलाइन डेटाबेस। तो जो हमारे वेबसाइट पे होते हैं जैसे गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट्स प्रोवाइड्स अपडेट स्टैटिकल डेटा फॉर इकोनॉमिक रिसर्च। तो यहाँ पे गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशनल जो वेबसाइट्स होते हैं वो भी हमको एक स्टैटिकल डेटा प्रोवाइड कराते हैं जो इकोनॉमिक रिसर्च में हेल्प करते हैं। तो कंक्लूजन में हम बताएंगे कि बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा आर इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक सर्वे स्टडीज़। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों डेटा क्या है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इकोनॉमिक स्टडीज़ के लिए। प्राइमरी डेटा प्रोवाइड ओरिजिनल एंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशंस। जो प्राइमरी डेटा होते हैं वो काफ़ी ओरिजिनल और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन में देते हैं, जो हमको चाहिए होता है वो जानकारी मिल जाती है, ओरिजिनली होती है, रॉ होती है, यहाँ पे कोई भी मतलब कि मिसलीड करने का चांसेस कम होता है। वाइल सेकेंडरी डेटा सेव टाइम एंड कॉस्ट बाय यूजिंग ऑलरेडी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। वहीं सेकेंडरी डेटा है वो हमारे समय को बचाता है, हमारे कॉस्ट को बचाता है, क्योंकि पहले से डेटा अवेलेबल है, हमने उसका बस इस्तेमाल कर लिया है उसके रेफरेंस को दे करके, ठीक है। तो यहाँ पे अवेलेबल इन्फॉर्मेशन से हमने डेटा को कलेक्ट किया है। द चॉइस ऑफ मेथड डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव, टाइम, कॉस्ट एंड नेचर ऑफ रिसर्च। और जो हमारा मेथड का चॉइस है, यानी हमने किसको अप्लाई करना है, किसको यूज़ करना है, ठीक है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टाइम हमारे पास कितना है, कॉस्ट कितना है हमारे पास यूज करने के लिए, और कैसा नेचर है हमारे रिसर्च का, ठीक है। तो इसके ऊपर वो डिपेंड करता है। बहुत सेंसिटिव नेचर का है तो हम खुद से उसको जा करके एनालाइज करेंगे, ठीक है। बट अगर हमारा है कि नॉर्मल है तो हम सेकेंडरी डेटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है रिसर्च के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज का सेशन कंप्लीट किया BECC 107। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा।
अगर आपने सेशन को पसंद किया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें, जहाँ पर आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस आते रहते हैं। और हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जहाँ पर हम रेगुलर अपडेट्स आपको देते रहते हैं। एग्जाम से रिलेटेड, आपके असाइनमेंट से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं करा है तो उसके लिए आप हमारे वेबसाइट hindustanknowledge.com पे जा सकते हैं। यहाँ से आप गेस्ट पेपर आसानी से परचेज कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9580023321 पे मैसेज करके भी हमसे गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम्स के लिए आपको वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम दीजिए। ओके बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।